नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एजुकेटर पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी के 3 क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी से निवेदन है कि आप इससे पिछली वीडियो देखें ताकि इस वीडियो को समझने के लिए आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक रेट के बारे में, रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक रेट के बारे में। हम ये जानेंगे कि बैंक रेट होती क्या है। तो बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक RBI से ऋण प्राप्त करता है और उस ऋण की अवधि क्या होती है? लंबी अवधि होती है। तो यानी एक सिंपल सी चीज़ है कि बैंक रेट वह रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर RBI एक बैंक को ऋण देता है और उस ऋण की प्रकृति क्या होती है? लंबी अवधि की होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो वर्तमान में जो बैंक रेट है वो है 4.65%। यदि बैंक दर को ज़्यादा कर दिया जाए, यानी कि यदि बैंकों के लिए RBI से ऋण लेना महंगा हो जाए तो बैंक क्या करेंगे? आम उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर को बढ़ा देंगे। जब बैंक आम उपभोक्ताओं के लिए ऋण पर ब्याज की दर को बढ़ा देंगे तो आम उपभोक्ता, मेरे और आपके जैसे उपभोक्ता, ऋण लेने के लिए हतोत्साहित होंगे। जब हम ऋण लेने के लिए हतोत्साहित होंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़ है कि हम ऋण नहीं लेंगे। जब हम ऋण नहीं लेंगे तो हमारे पास में पैसा नहीं होगा। जब हमारे हाथ में पैसा नहीं आएगा तो हम उपभोग नहीं करेंगे और निवेश नहीं करेंगे। जब हम उपभोग और निवेश नहीं करेंगे तो स्वतः ही महंगाई का जो स्तर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई रूल से सप्लाई तो उतनी ही है और डिमांड एकाएक कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई तो नॉर्मल सी चीज़ है कि महंगाई का स्तर क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब अगला जो पॉइंट है वो ठीक इसका विपरीत है कि यदि बैंक दर कम कर दी जाए, यानी RBI बैंकों को सस्ते दर पर ऋण देने लगे या पैसा देने लगे, तो बैंक क्या करेंगे? इसका लाभ अपने उपभोक्ताओं को देंगे। और जब मुझे और आपको सस्ते दर पर ऋण मिलने लगेगा तो हम क्या करेंगे? ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जब हम ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे तो क्या करेंगे? ऋण लेंगे। जब हम ऋण लेंगे तो हमारे हाथ में पैसा आएगा, तो उस पैसे को हम लेके बैठेंगे तो नहीं। जब हमने ऋण के रूप में पैसा लिया है तो हम उसका उपभोग करेंगे या तो निवेश करेंगे। तो चाहे हम उपभोग करें या निवेश करें, इन दोनों से ही क्या होगा? आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या होगी? इंश्योर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो RBI द्वारा 2011 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि LAF जैसी व्यवस्था लागू करने के उपरांत बैंक दर की जो भूमिका है वो अब लगभग खत्म सी हो चुकी है। LAF क्या है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होता है? अब सामान्यतः बैंक जो हैं वो RBI से रेपो दर पर ऋण प्राप्त करते हैं, जो कि सामान्यतः बैंक दर से क्या होती है? कम होती है। और रेपो दर के बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट क्या होती है? यह वह ब्याज दर है, वह रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर एक बैंक RBI से ऋण प्राप्त करता है और उस ऋण का समय होता है अल्प समय। यानी कि रेपो रेट वह रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर RBI एक बैंक को कम समय के लिए यानी कि अल्प समय के लिए ऋण प्रदान करता है। सामान्यतः इस ऋण की मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 90 दिनों तक का होता है, लेकिन अलग अलग देशों में ये मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, किस देश की मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। तो वर्तमान में जो रेपो दर है वो 4.40% है और रेपो दर का प्रभाव भी बैंक दर की तरह ही होता है। यानी कि यदि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए
तो बैंक भी आम उपभोक्ताओं के लिए ऋण पर ब्याज की दर क्या करेगा, बढ़ा देगा। और रेपो दर को कम कर दिया जाए तो ठीक बैंक दर की ही भांति बैंक भी आम उपभोक्ताओं के लिए ऋण पर ब्याज की दर को कम कर देगा। तो भारत में रेपो दर पर आरबीआई बैंकों को 1 दिन, 7 दिन अथवा 14 दिन का ऋण प्रदान करती है। यदि परिपक्वता की अवधि यानी मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ 1 दिन का हो तो इसे ओवरनाइट रेपो कहते हैं, और यदि परिपक्वता की अवधि 7 अथवा 14 दिन की हो तो उसे टर्म रेपो कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ओवरनाइट रेपो और टर्म रेपो के बारे में। तो ओवरनाइट रेपो यानी कि आरबीआई बैंकों को सिर्फ 1 दिन के लिए ऋण प्रदान कर रहा है, तो ऐसे में एक बैंक अपनी कुल जमा राशि यानी कि नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी के 0.25% से ज़्यादा की राशि ऋण के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब टर्म रेपो के संदर्भ में बात करें तो इसके अंतर्गत एक बैंक अपनी कुल जमा राशि यानी कि एनडीटीएल के 0.75% से ज़्यादा की धनराशि को ऋण के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। तो आइए रेपो रेट के बाद हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करती है। ध्यान रहे, अब तक रेपो रेट में और बैंक रेट में बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त कर रहे थे, परंतु जब हम बात कर रहे हैं रिवर्स रेपो रेट की तो यहाँ पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर रही है। तो रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करती है। वर्तमान में इसकी दर जो है वो 4% है। यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो बैंकों के लिए आरबीआई को ऋण प्रदान करना क्या हो जाएगा, ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा। रेपो एवं रिवर्स रेपो दोनों को सामूहिक रूप से आरबीआई का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। वर्ष 2011 में जब आरबीआई ने सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लागू की, तब यह भी आरबीआई के एलएएफ का हिस्सा बन गया। एलएएफ क्या है? तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है, इसके अंतर्गत आरबीआई प्रतिदिन यह घोषणा करती है कि वह कितनी धनराशि रिवर्स रेपो रेट पर बैंकों से प्राप्त करेगी एवं उतनी ही धनराशि आरबीआई अन्य बैंकों को रेपो रेट अथवा एमएसएफ पर ऋण के रूप में दे देती है। यानी जितनी धनराशि वो रिवर्स रेपो रेट पर बैंकों से बोरो करती है, उतनी ही धनराशि को वो रेपो रेट और बैंक रेट पर क्या करती है, एमएसएफ पर क्या करती है, ऋण के रूप में दे देती है। इस पूरी प्रक्रिया में आरबीआई उन बैंकों से ऋण प्राप्त करती है जिनके पास अधिशेष धनराशि हो, और उन बैंकों को ऋण प्रदान करती है जिनके पास धन की क्या हो, कमी हो। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो लिक्विडिटी है विद इन द बैंक्स वो भी मेंटेन हो जाती है। और इससे होता क्या है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो एक फैसिलिटिंग प्रोसेस है, इसमें आरबीआई अपना लाभ भी कमा लेता है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ की दर में जो अंतर होता है वही क्या होता है, आरबीआई का लाभ होता है। और उस लाभ का एक हिस्सा आरबीआई सरकार को प्रॉफिट के रूप में दे देता है और एक हिस्सा अपने आपातकालीन कोष में रख लेता है। तो अब हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये जो प्रोसेस है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मानते हैं कि 4 बैंक हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी और बैंक डी। बैंक ए और बैंक बी के पास अधिशेष राशि है 10-10 करोड़ की, और बैंक सी और बैंक डी को दोनों को 10-10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट पर बैंक ए और बैंक बी से ऋण ले लेगा 10-10 करोड़ का, और उनको ब्याज की दर कितनी देनी होगी, 4%। अब वो क्या करेगा, जो पैसा उसने बैंक ए और बैंक बी से लिया है वही पैसा आगे बैंक सी और बैंक डी को ट्रांसफ़र कर देगा, और उनसे ब्याज की दर क्या लेगा, 4.40 या तो फिर 4.65 यदि एमएसएफ के तहत दे रहा है तो। अब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर में जो अंतर है वही क्या होगा, आरबीआई का प्रॉफिट हो जाएगा।
और उस प्रॉफिट को आरबीआई क्या करेगा, 2 हिस्सों में बांट देगा। उसका एक हिस्सा वो अपने आपातकालीन कोष में रख लेगा और एक हिस्सा सरकार को लाभ के रूप में दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलएएफ का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में, यानी कि एमएसएफ के बारे में, सीमांत स्थायी सुविधा के बारे में। तो यह जो सुविधा है वो आरबीआई ने 9 मई 2011 को लागू की थी। यह सुविधा मात्र वाणिज्यिक बैंकों को ही उपलब्ध है। ध्यान रहे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों को ये सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है। इस सुविधा के अंतर्गत एक बैंक आरबीआई से मात्र 1 दिन के लिए ऋण ले सकता है। कितने दिन के लिए? मात्र 1 दिन या 24 घंटे के लिए ही एक बैंक आरबीआई से ऋण ले सकता है एमएसएफ के अंतर्गत। एमएसएफ की दर जो वर्तमान में है वो है 4.65%। एमएसएफ जो है वो ओवरनाइट रेपो से अलग है, क्योंकि जब हम ओवरनाइट रेपो की बात कर रहे थे तो उसमें भी बैंक आरबीआई से 24 घंटे के लिए ही ऋण ले रहे थे, लेकिन उसके तहत बैंक अपनी कुल जमा राशि का 0.25% तक ही ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते थे, जबकि यहाँ बैंक कुल जमा राशि का 2.5% तक आरबीआई से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है। और एमएसएफ के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक बैंक उन प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकता है जो कि उनके एसएलआर का हिस्सा हो, जबकि ओवरनाइट रेपो में ऋण लेते समय एक बैंक आरबीआई के पास उन प्रतिभूतियों को जमा नहीं रख सकता जो एसएलआर का हिस्सा हो। उसको वो प्रतिभूतियां जमा करनी होती हैं जो एसएलआर के अतिरिक्त हो। यदि आपको आज की इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट हो या इस टॉपिक से संबंधित किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, तो आप इन विभिन्न माध्यमों पर मेरे साथ सीधा जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को मेरे साथ साझा कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाते रहने के लिए जुड़े रहें डीएस एजुकेटर यूट्यूब चैनल के साथ। अंत में आप सभी से निवेदन है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।